हम उस रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, हमने खाना ऑर्डर कर दिया। 10 मिनट बाद हमारे पीछे वाली सीट पर कोई आकर बैठा और उन्होंने जो है आकर उनको बिरयानी ऑर्डर किया कि बिरयानी चाहिए करके। वैसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो बिरयानी थी वो नॉन वेज थी। और हमारी जो हालत हुई है, हम वहीं पर इतनी बुरी तरीके से रोना चालू हो गए सारे जने, जैसे हमारे पूरे जन्म का जो होता है ना, किसी ने पुण्य खींच कर निकाल दिया, खत्म कर दिया, हमें शून्य में लाकर खड़ा कर दिया। हम लोग भागते हुए बाहर गए, जैसे सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा है हमारा। हम बाहर गए, निकल के बाहर जाकर खड़े हुए, गलती सही लेकिन पानी की बोतल तो हाथ लगा ली उस जगह की। हम लोग सीधा एयरपोर्ट पे उतरे, घर आने की बजाय हमने वहीं से गाड़ी की और हम सबके सब हरिद्वार। और 45 दिन मेरे घर के अंदर अन्न नहीं बना और डेली पंचगव्य पिया गया। पंचगव्य मतलब गाय का गोबर, गोमूत्र, वो सब मिलाकर पंचगव्य तैयार होता है, उसको रोज पिया गया और 45 दिन का पश्चाताप करा गया। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। ये रील देखने के बाद मैं जोर जोर से रोने लगा और मुझे लगा कि अब मुझे पश्चाताप करना पड़ेगा और मैं अब 500 दिनों तक इस तरह की रील्स को नहीं देखूंगा की गारंटी मैं नहीं दे सकता। इस प्रकार के लोग भी हैं आज की तारीख में 2024 में जो इस तरह का छुआछूत में विश्वास रखते हैं। मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जो आपका मन करता है व्हाटएवर फ्लोट्स योर बोट आपको खाना चाहिए। इस रील को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज के एपिसोड की थीम क्या है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? जितना भी कमा लेता हूँ खुश हूँ। 2 रोटी के साथ पब्लिक का प्यार मिल जाता है, इससे ज्यादा एक कलाकार को और क्या चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और ये है लॉजिकल आयाम और स्वागत है आपका इंस्टा ज्ञान के एक और एपिसोड में, जहां पर हम डिबंक करेंगे इंस्टाग्राम की बैड न्यूट्रिशन एडवाइस, बैड हेल्थ एडवाइस और इस तरह की रील्स को। पिछले कुछ समय से हम मनीष जी को मिस कर रहे हैं तो उनकी एक रील चलाते हैं। फीमेल आई 19 साल की, उसके पीरियड से शुरू नहीं हुए। मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली, उसके मेरे डॉक्टर ने उसकी मम्मी से पूछा तो वो नॉनवेज की शौकीन है। जब वो बच्चा पेट में था तो खूब अंडे और खूब नॉनवेज खाए उसने। मैं ये नहीं कह रहा कि जो नॉनवेज लवर हैं वो हमें गाली दें, लेकिन मैं ये बोलता हूं भाई, दुनिया का कोई भी जानवर जो जंगल में रहता है, जिसके दांत नुकीले हैं वही नॉनवेज खाता है। हमारे दांत चेक कर लो, नुकीले नहीं है। राइट। और जो भी नॉनवेज खाने वाले जीव हैं उनकी आंतें छोटी होती हैं, चाहे वो शेर है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो बिल्ली है। मतलब क्योंकि बॉडी में नॉनवेज रुकना नहीं चाहिए। हमारी आंतें मुंह से लेके जब खाना बाहर निकलना है, लगभग 30 फुट लंबा रास्ता है ये। इसमें खाना सड़ता है, खाना रुकता है और बीमार करता है। सबसे पहले तो जो ये क्लेम कर रहे हैं कि जिस लड़की को पीरियड्स नहीं आए उसकी मम्मी ने बहुत सारा नॉनवेज खाया था रेगुलर बेसिस पर, इस वजह से उस बच्ची को ये प्रॉब्लम्स हुए। तो इस बात का नॉनवेज खाने से या ना खाने से, पीरियड्स के आने ना आने का, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने का ना होने का कोई भी लेना देना नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का सही समय पर स्टार्ट ना होने के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, मेडिकेशन हो सकता है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। बहुत सारे रीज़न उसके पीछे हो सकते हैं। जो उन्होंने बोला कि ह्यूमंस जो हैं वो नॉनवेज खाने के लिए नहीं बने, क्योंकि हमारे ऐसा कोई बॉडी में ना हमारी इंटेस्टाइन इतनी लंबी है, ना हमारे दांत ऐसे हैं। सबसे पहली बात तो हम लाखों सालों से नॉनवेज खाते हैं। वी आर इनफैक्ट बायोलॉजिकली ओमनीवोर एनिमल। तो बेसिकली बायोलॉजिकली हमारी बॉडी मीट को भी डाइजेस्ट कर सकती है, प्लांट बेस्ड फूड को भी डाइजेस्ट कर सकती है इक्वली। पर सिर्फ किसी एनिमल के दांत देखने से या उसकी आंत देखने से या उसका साइज देखने से ये पता लगा लेना कि किस तरह का एनिमल है, उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, वो सही तरीका नहीं होगा। एक एग्जांपल है, जैसे जो पैंडा होता है उसके बहुत तीखे दांत होते हैं, किलर कैनाइंस होते हैं, और पर वो खाता बैम्बू है क्योंकि उसको उन कैनाइन दांतों से बांस को चीर फाड़ना होता है। एवोल्यूशनरी हम कैसे डेवलप हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। हमारे कैनाइन टीथ होते हैं 2 ऊपर और 2 नीचे, और वो इसी के लिए बने हुए थे। बट रिगार्डलेस, कैनाइन टीथ होना ना होना, आंत छोटी होना बड़ी होना, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आप किस तरह का फूड खाते हैं नहीं खाते हैं। तीसरी बात इन्होंने कही कि जो फूड होता है वो अगर ज़्यादा टाइम तक रुकता है तो वो सड़ता है। ज़्यादा टाइम तक फूड, किसी भी तरह का फूड होगा, वो प्लांट बेस्ड फूड होगा, एनिमल बेस्ड फूड होगा, कोई भी फूड होगा, ज़्यादा टाइम तक हमारे स्टमक में रहेगा, वो सड़ेगा ही, वो खराब ही करेगा हमारे स्टमक को। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ नॉन वेज फूड और वेज फूड। इसी तरह का और भी क्लेम किए जाते हैं लोगों द्वारा कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में, एल्यूमिनियम फॉइल में खाना नहीं रखना चाहिए या नहीं पकाना चाहिए। तो 2 बिल्कुल आइडेंटिकल रील मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें दोनों में बिल्कुल सेम बात कही गई है। वो अगेन आई डोंट नो और आई डोंट केयर
कि इन दोनों ने एक दूसरे की कॉपी करी या नहीं, बट दोनों में एग्जैक्ट सेम तरह की बातें की गई। यदि आप एल्यूमिनियम यूज करते हैं तो उसको अभी इसी वक्त अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि एल्यूमिनियम एक ऐसा मटेरियल है जो धीरे धीरे आपके भोजन में घुलने लगता है। अगर आज आप एक एल्यूमिनियम का बर्तन खरीद के उसका वजन करें, फिर 3 साल उसे यूज करने के बाद फिर से उसका वजन करें, तो आपको वजन कम हुआ मिलेगा। आप सोचिए कहाँ गया वो सारा एल्यूमिनियम? आपके पेट में, आपकी फैमिली के पेट में। एकदम सेम प्रॉब्लम है नॉन स्टिक कुकवेयर की। उसके ऊपर लगी टेफ्लॉन की कोटिंग हमारे खाने में पिघल जाती है। दूसरी ओर है मिट्टी, जो यदि आपके खाने में घुल भी जाए ना तो आपको सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि ये मिट्टी सीधा माप प्रकृति से आती है। मिट्टी के बर्तनों की खूबी ये है कि ये पोरस होते हैं, मतलब इनके पूरे सरफेस पर हजारों छोटे छोटे छेद होते हैं। तो जब आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं तो बर्तन के अंदर जो भी गर्मी पैदा होती है वो इन छेद के थ्रू बाहर निकल पाती है। तो अंदर के खाने का तापमान कभी भी बहुत गर्म नहीं होता और जो भी पोषण तत्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे खाने में बने रहते हैं। यदि आप मिट्टी की हांडी में सब्जी बनाते हैं तो उसके 100% न्यूट्रिएंट्स सब्जी में रहते हैं, लेकिन अगर आप वो सेम सब्जी प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो उसके सिर्फ 13% न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं। तो चॉइस आपका है, 100% न्यूट्रिशन वाला भोजन खाना चाहेंगे या सिर्फ 13% वाला? सारी चीजें छोड़कर बस एक चीज को बदल लो आप, तो 50% हेल्थ प्रॉब्लम आपकी यूं ही ठीक हो जाएंगी। वो है आपके घर के बर्तन। 2 लाख साल पहले करीब मिडिल स्टोन एज के समय से मिट्टी के बर्तन का उपयोग होना शुरू हो गया था और पिछले मात्र 30 साल में हमने मिट्टी के बर्तनों को बदलकर एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाना शुरू कर दिया। साइंटिस्ट का ये कहना है आज रिसर्च के बाद कि मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना खाने से आपकी हेल्थ रिपोर्ट्स, आपका बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, जोड़ का दर्द, इवन आईसाइट भी इंप्रूव हो सकती है। रिसर्च की माने तो जब आप कोई सब्जी मिट्टी के बर्तन में पकाते हो तो उस सब्जी का न्यूट्रिशन 100% रहता है और यही न्यूट्रिशन प्रेशर कुकर में मात्र 13% रह जाता है। दूसरा, आप हैरान हो जाओगे कि एल्यूमिनियम के बर्तन में जब आप खाना बनाते हो तब वो एल्यूमिनियम आपके खाने में घुलता है। अगर आप आज एक एल्यूमिनियम के नए बर्तन का वजन करोगे और 3 साल उसे यूज करके फिर उसका वजन करोगे तो आपको वजन कम हुआ मिलेगा। कैसे है ये सूडो साइंस, हम इसको समझ लेते हैं। शायद आपको पता हो, आपको पता ना हो, पता नहीं। हमारी पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अगर कोई मेटल है तो वो है एल्यूमिनियम। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमें समझना जरूरी है कि एल्यूमिनियम हमारी बॉडी में कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन कैरी आउट नहीं करता। यानी बाकी जैसे एलिमेंट जो होते हैं, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये जितने भी मेटल हैं वो हमारी बॉडी में किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई बायोलॉजिकल फंक्शन कैरी आउट करते हैं। पर एल्यूमिनियम का ऐसा कोई बायोलॉजिकल फंक्शन हमारी बॉडी में नहीं है। अगर हमारी बॉडी में एल्यूमिनियम जाता भी है तो वो एज इट इज या तो रीनल यानी किडनीज के थ्रू या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो ये बोल रहे हैं कि हाँ एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाएंगे, एल्यूमिनियम की लीचिंग जरूर होगी, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर पर खाना पकाया जा रहा है तो एल्यूमिनियम कुछ स्क्रैप ऑफ होकर आपके फूड में आ जाएगा। बट जो एल्यूमिनियम की लीचिंग है हमारे फूड में वो बहुत ज्यादा कम है। एल्यूमिनियम की लीचिंग बढ़ सकती है अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन को बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड यूज करें, यानी एक कुकवेयर को, एक प्रेशर कुकर को आप 5-10 साल तक यूज करें तो उसका लीचिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी जो कोटिंग्स होती है, एनोडाइज्ड कोटिंग होती है, वो हट जाएगी। या फिर आप एसिडिक खाना पका रहे होंगे एल्यूमिनियम में तो भी लीचिंग बढ़ जाएगी। पर तो भी ये लीचिंग जो होती है, नॉर्मली जो एल्यूमिनियम के पॉट्स में खाना बनता है उसमें एल्यूमिनियम की जो लीचिंग होती है जनरली 1 से 2 मिलीग्राम से ज्यादा वो लीचिंग नहीं होती है एल्यूमिनियम की। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे लिए WHO ने जो एल्यूमिनियम की सेफ लिमिट बताई है एब्जॉर्प्शन की, वो कितनी है? गेस कीजिए जरा। हमारे लिए एल्यूमिनियम की जो सेफ लिमिट है वो है 50 मिलीग्राम डेली फॉर अ नॉर्मल अडल्ट। यानी अगर आप 50 मिलीग्राम से कम एल्यूमिनियम हमारी बॉडी में जा रहा है तो वो बिल्कुल सेफ होगा। वो या तो किडनीज के थ्रू या डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाएगा आराम से, मतलब आएगा और चला जाएगा। वो कोई ना बायोलॉजिकल फंक्शन करेगा, ना कोई टॉक्सिसिटी करेगा, ना किसी प्रकार का कोई बीमारी हमारी बॉडी में पैदा करेगा। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। तो इस तरह के स्केयरफ्लुएंसर्स जो हैं उनसे बचकर रहिए, जो आपको बात बात में डरा रहे हैं कि इसको फेंक दो, इसको जला दो, इसको हटा दो। ये सब जो बिना किसी साइंस बैकिंग के बात कर रहे हैं ना, वो ज्यादा घातक है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप खाने को खाने की तरह नहीं देखेंगे, आप खाने को डर की तरह देखेंगे कि क्या मैं ये खा सकता हूँ, क्या मैं वो खा सकता हूँ, क्या मुझे इससे कुछ नुकसान हो जाएगा, क्या ये जहर है, क्या ये अमृत है। खाने को अगर आप खाते हैं तो खाने को आपको खाना समझ के खाना चाहिए, ना कि डर समझ के। सेम गोज फॉर एल्यूमिनियम फॉयल कि एल्यूमिनियम फॉयल में जब हम खाना गर्म करते हैं, गर्म खाना रखते हैं उसको गर्म रखने के लिए, तो भी उसकी लीचिंग जो होगी वो 1-2 मिलीग्राम या मैक्सिमम अगर गर्म खाना है तो 5 से 10 मिलीग्राम से ज्यादा लीचिंग खाने की नहीं होगी। एक नॉर्मल अडल्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो भी 50 मिलीग्राम एल्यूमिनियम दिन में, अनलेस कि आप एल्यूमिनियम स्क्रैप ऑफ करके खा रहे हैं किसी प्रकार से, तो भी बहुत मुश्किल है 50 मिलीग्राम डेली लिमिट को रीच करना। इसके अलावा एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ एल्यूमिनियम के बारे में। अगर आप एसिडिटी की दवाई लेते हैं, कोई एंटासिड लेते हैं, तो उस एंटासिड में भी एल्यूमिनियम होता है इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो होता है 100 से 200 मिलीग्राम तक भी। इसके अलावा आप डिओड्रेंट या एंटीपर्स्पिरेंट लगाते हैं तो उसमें भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या
एल्यूमिनियम कैंसर कॉज करता है। अभी तक की जितनी भी स्टडीज की गई हैं एल्यूमिनियम का यूज एज अ डिओड्रेंट या कुकवेयर में, इट डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ कैंसर। उसका कोई भी लिंक नहीं मिला कि कैंसर कॉजिंग में और एल्यूमिनियम के यूज में ऐसा कोई भी लिंक अभी तक की किसी भी स्टडीज में नहीं मिला। वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक शेयर कीजिए जो इस तरह की रील्स में विश्वास करते हैं। हम 45,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं और हम 50,000 के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। तो हेल्प मी रीच 50,000 सब्सक्राइबर्स और उसके बाद हम और भी धमाल मचाने वाले हैं। प्रेशर कुकर से खाना बनाते हो तो आज ही इसे कूड़ेदान में फेंक दो। देखिए, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर होता है ना, वही प्रेशर हमारे जीवन में भी बन जाता है। फिर ये तो और भी अलग लेवल का जो डेली सोप वाली रील्स है ना, उस तरह की है कि प्रेशर कुकर में मत पकाओ, प्रेशर कुकर से खाना खाओगे तो प्रेशर कुकर प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना पकाने से वर्सेस नॉर्मल कुकिंग करने से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अगर आप एक नॉर्मल वेसल को ढक रहे हैं तो भी उसमें प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर कुकर को ढक रहे हैं उसमें प्रेशराइज्ड कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, उसमें भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। खाने को पकाने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर की सही मात्रा का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो खाना पकेगा। प्रेशर कुकर में जो काम हो रहा है 10 मिनट में या 5 मिनट में, वही काम ओपन वेसल में या ढकी हुई वेसल में आधा पौना घंटा में हो रहा है। इट्स जस्ट अ स्लो कुकिंग। दोनों के खाने में कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रेशर कुकिंग इज एक्सट्रीमली सेफ एंड इट सेव्स योर टाइम। तो अपना समय बचाइए, प्रेशर कुकर में खाना बनाइए और इस तरह की रील से बहुत दूर रहिए। मर जाना पर कभी ऐसे कप में चाय मत पीना, क्योंकि मर जाना पर ऐसे कप में चाय मत पीना। अरे मर जाएंगे तो चाय कैसे पियेंगे? IIT खड़गपुर की एक रिसर्च के अनुसार जो भी ऐसे कागज वाले कपों में चाय पीता है उसको कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। जब भी गर्म चाय इन कपों के अंदर डाली जाती है तो इन कपों के अंदर वाटरप्रूफ एक पन्नी लगाई जाती है जो पिघलने लगती है और एक कप से 25,000 माइक्रोप्लास्टिक कण आपके पेट में जाते हैं। सोचो, जो व्यक्ति रोजाना 3 से 4 कप चाय या कॉफी इन कपों के अंदर पीता होगा उसके पेट में 1 लाख माइक्रोप्लास्टिक के कण जाते होंगे, उसका क्या हाल होने वाला है। इस बात को उस व्यक्ति से शेयर कर दो जो सबसे ज्यादा चाय पीता है। तो IIT खड़गपुर में 2020 में एक स्टडी की गई थी कि जो चाय के कप्स होते हैं वो कितने सेफ हैं। तो उन्होंने क्या किया कि चाय के कप्स जो जिनमें एक प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कोटिंग होती है लिक्विड्स को सीप होने से बचाने के लिए या कप्स को सॉगी होने से बचाने के लिए, क्या उस प्लास्टिक कोटिंग के थ्रू माइक्रोप्लास्टिक उस लिक्विड में जा सकते हैं कि नहीं, इसके लिए स्टडी की गई थी। और उसमें उन्होंने क्या किया कि अल्ट्रा प्योर वाटर यानी कि जिसमें कोई भी कंटामिनेंट्स नहीं है उसको गर्म किया 80-90 डिग्री सी पर, यानी कि जिस टेम्परेचर पर चाय को गर्म किया जाता है रफली, और 15 मिनट तक उन कप्स में रखा। तो उन कप्स में रखने के बाद में उनको पता चला कि 15 मिनट बॉइलिंग वाटर या वार्म वाटर रखने के बाद में जो चाय का भी टेम्परेचर होता है 25,000 माइक्रोप्लास्टिक का जो कण है वो उस पानी में आ गए। तो अब उससे कैंसर होता है या नहीं होता, उसके लिए बहुत सारी स्टडीज करना अभी बाकी हैं, बट इस बारे में जो बनाने दे वीडियो भाई, तो इस बारे में जो अभी फ़िलहाल स्टडीज़ हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। और इसके बारे में कुछ स्टडीज़ के बारे में मैंने बात की थी अपने प्रीवियस वीडियो में, जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे माइक्रोप्लास्टिक कैंसर कॉज कर सकते हैं हमारी बॉडी में अगर बहुत एक तयशुदा अमाउंट से ज़्यादा चले जाएँ तो यस, दिस इज़ ट्रू कि अगर आप प्लास्टिक कप में रेगुलरली बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो उन माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से, माइक्रोप्लास्टिक लीचिंग की वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इस बारे में बहुत सारी स्टडीज़ की जाना अभी बाकी हैं। हॉट लिक्विड्स की बात तो हमने कर दी कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि इससे कैंसर हो सकता है, नॉट नेसेसरली कैंसर होगा, और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स माइक्रोप्लास्टिक जब हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा उससे हो सकती हैं। पर क्या कोल्ड ड्रिंक के कैन से भी ऐसा हो सकता है माइक्रोप्लास्टिक एक्यूमुलेशन से? तो उसके बारे में भी एक रील अभी बहुत ज़्यादा किसी ने मुझे भेजी थी। हमसे झूठ बोला गया है। आपको भी लगा कि ये कोल्ड ड्रिंक का कैन एल्युमिनियम से बना है, बल्कि ये कोल्ड ड्रिंक का कैन एक बहुत ही डेंजरस चीज से बना है। सबसे पहले तो इन्होंने जो मास्क लगा रखा है उससे जो भी फ्यूम्स होंगे वो बचेंगे नहीं, वो आपके अंदर जाएंगे, क्योंकि ये मास्क इनइफेक्टिव है। तो जैसे कि आपने देखा, जो आपको लगता था एल्युमिनियम का कैन है वो एक्चुअली में है प्लास्टिक का कैन, और ये प्लास्टिक का लेयर एल्युमिनियम कैन के बाहर नहीं अंदर होता है। सो इमेजिन जब हम इस एल्युमिनियम कैन से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कितने सारे माइक्रोप्लास्टिक्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। आई डोंट नो किसको नहीं पता कि एल्यूमिनियम के कैन के अंदर एक लाइनर लगाया जाता है, क्योंकि अगर नहीं लगाया जाएगा तो एल्यूमिनियम डायरेक्टली रिएक्ट कर सकता है कोल्ड ड्रिंक के साथ में। बट हाँ, माइक्रोप्लास्टिक्स कैन डेफिनेटली गो इनटू कोल्ड ड्रिंक या जो सोडा है उसके अंदर जा सकते हैं। और सेम गोज फॉर मिनरल वाटर। मिनरल वाटर जो बॉटल वाटर होता है, बॉटल वाटर के केस में भी वही होता है। प्रोलॉन्ग जिस
अगर उसको रखा जाए तो उसकी बॉटल से माइक्रोप्लास्टिक के कण पानी के अंदर जा सकते हैं। इसीलिए हर कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर या पानी की बोतल पर एक एक्सपायरी डेट होती है। उस एक्सपायरी डेट के बाद उस पानी को पीना ठीक नहीं है। वो पानी की एक्सपायरी डेट नहीं है, वो उस बॉटल की एक्सपायरी डेट है कि उस बॉटल में अब इतना माइक्रोप्लास्टिक अक्यूमुलेशन हो चुका होगा जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसी वजह से किसी भी कोल्ड ड्रिंक की या मिनरल वाटर की बोतल को बार बार रीयूज करना बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि उस बार बार रीयूज करने से माइक्रोप्लास्टिक लीचिंग बढ़ती जाएगी। तो कभी भी जो किसी प्रकार की पानी की बोतल जो कि रीयूज के लिए नहीं है उसको रीयूज मत कीजिए, उसको क्रश करके फेंक दीजिए। बेहतर तो ये होगा कि हम या तो मिट्टी के बर्तन या स्टील के बर्तनों में पानी को इकट्ठा करें जहां पर लीचिंग की समस्या नहीं है। बट ये बिल्कुल सत्य है कि माइक्रोप्लास्टिक का लीचिंग और हमारे अंदर माइक्रोप्लास्टिक अक्यूमुलेशन एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, और उसके लिए बहुत सारी स्टडीज़ का होना भी ज़रूरी है कि क्या कर सकता है वो माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी के अंदर जाकर। क्या वो एज इट इज़ एल्यूमिनियम की तरह निकल जाता है, क्या उसकी भी कोई सेफ लिमिट है, या वो सच में कैंसर या इस तरह की कोई और बीमारियां कॉज करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो बहुत सारी स्टडीज़ का किया जाना अभी बाकी है। इस बारे में अभी हमें बहुत कम पता है, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक का जो प्रॉब्लम है वो हमने अभी कुछ सालों पहले ही रियलाइज करना शुरू किया है। शुगर से भी ज्यादा डेंजरस एक कार्ब है जो आप रोज खा रहे हो। हर कोई डॉक्टर कहता है कि शुगर पॉइजन है, सबसे डेंजरस कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन शुगर से भी ज्यादा डेंजरस है ये कार्बोहाइड्रेट जिसके बारे में हमें कोई भी वार्न नहीं करता। और आज के जमाने में ये मोस्ट ऑफ द खाने में मौजूद है और अंदर से ही हमारी सेहत को खोखला करते जा रहा है। क्या है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपको पता है ये साइलेंट किलर कौन है? ये कार्ब आपके ब्रांडेड ब्रेकफास्ट सीरियल्स में मौजूद है, ब्रांडेड प्रोटीन और एनर्जी बार्स में भी और दूसरे अन्य नूडल्स में मौजूद है, ये सो कॉल्ड हेल्दी बिस्किट्स में मौजूद है, इवन रेडीमेड सूप्स में मौजूद है जैसे ये सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स जैसे कि ये, और सप्लीमेंट्स, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स और इवन आइसक्रीम्स में भी। यहां तक कि बच्चों को दिए जाने वाले बेबी फॉर्मूला में तक ये मौजूद है जहां पर इसे होना ही नहीं चाहिए। इस कार्ब का नाम है माल्टोडेक्स्ट्रिन और इसे कंपनीज लोगों को चकमा देने के लिए हेल्दी साउंडिंग मार्केटेबल नेम्स यूज करके दिखाती है, जैसे कॉर्न स्टार्च, कॉर्न सिरप, राइस स्टार्च या व्हीट स्टार्च। इसी को फियर मॉन्गरिंग कहते हैं दोस्तों, कि एक मिनट की रील में कम से कम 50 सेकंड तक आपने वो बात ही नहीं की, आपने बस फियर मॉन्गरिंग करते गए आप 50 सेकंड की रील तक। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इस क्रिएटर के साथ है, जो एक समय पर बहुत ही सेलिब्रेटेड और बहुत ही रेस्पेक्टेड क्रिएटर हुआ करते थे, और अब धीरे धीरे इनका जो कंटेंट है वो डिक्लाइन करता जा रहा है, एकदम खराब क्वालिटी का होता जा रहा है। और ये इट पेन्स मी टू से दैट, बट ऐसा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं गौरव ठाकुर के रिसेंट वीडियोस पर या पुराने वीडियोस पर अपना एक पूरा कमेंट्री या एनालिसिस दूं, तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। आई वुड बी हैप्पी टू एक्चुअली मेक इट फॉर यू। एंड आई नो ही हैज मेड अ फुल वीडियो ऑन माल्टोडेक्स्ट्रिन, बट तो भी इस रील को अगर कोई देखेगा तो वो 50 सेकंड तक वो फियर मॉन्गरिंग ही देखेगा और बाकी कुछ भी नहीं। तो उन्होंने बताया कि माल्टोडेक्स्ट्रिन खराब है, खतरा है, जहर है, बकवास है। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन एक्चुअली है क्या? माल्टोडेक्स्ट्रिन एक्चुअली इज अ टाइप ऑफ स्टार्च। मतलब आपने सुना होगा स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की रिपीटिंग यूनिट से बनता है स्टार्च, जो कि हर ऑलमोस्ट अधिकतर फूड्स में होता है। जैसे हम आटा खाते हैं तो आटे में स्टार्च होता है, कॉर्न खाते हैं कॉर्न में स्टार्च होता है, बहुत जितने भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स हैं उन सब में स्टार्च होता है। स्टार्च इज अ वेरी अबंडेंट पॉलीमर। तो जब स्टार्च को पार्शली ब्रेक किया जाता है, यानी उसका पार्शल एसिड हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, तो उससे बनता है माल्टोडेक्स्ट्रिन, जो कि एक इंडस्ट्रियल एडिटिव है। उसको एज अ थिकनिंग एजेंट यूज किया जाता है, जो कि ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में आपको मिलेगा। पर क्या ये खाना खराब है या खाना ठीक है? एज अ रूल ऑफ थंब किसी भी प्रोसेस्ड फूड को एक तयशुदा अमाउंट से ज्यादा खाना गलत है आपके लिए। पर माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसी चीज जो है वो क्यों खराब हो सकती है कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए? क्योंकि उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो शुगर से ज्यादा है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी शुगर कंटेनिंग फूड को खाया, तो कितनी जल्दी वो शुगर कंटेनिंग फूड आपकी इंटेस्टाइन से आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करता है, यानी ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ा देता है। उसे कहा जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यानी अगर आप डायरेक्टली शुगर खाएंगे तो वो शुगर एकदम से आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड में चली जाएगी और आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ा देगी एकदम से, जो कि एक ठीक बात नहीं है, स्पेशली डायबिटिक लोगों के लिए जिनका ब्लड शुगर लेवल ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो सेम गोज फिर विथ माल्टोडेक्स्ट्रिन, बिकॉज ये ग्लूकोज का एक पॉलीमर है और मॉडिफाइड पॉलीमर है। तो जब ये हमारी बॉडी में जाएगा तो ब्लड स्ट्रीम में जाकर तुरंत हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा।
पर अगर आपको डायबिटीज़ या ऐसी कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है तो आप माल्टोडेक्स्ट्रिन को एक लिमिट में खा सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम झेलने को नहीं मिलेगी। दैट्स वाई FDA ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका में है, उसने माल्टोडेक्स्ट्रिन को एज अ सेफ एडिटिव घोषित किया है। यानी कि आपका वेट अगर 70 किलोग्राम है तो आप 70 ग्राम माल्टोडेक्स्ट्रिन सेफली खा सकते हैं, उसका कोई ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चूंकि प्रोसेस्ड फूड अगर आप ज़्यादा खाते जाएंगे दिन भर में तो माल्टोडेक्स्ट्रिन का अमाउंट 70 ग्राम से ज़्यादा हो सकता है। तो बेस्ट चीज़ क्या है आपके लिए कि माल्टोडेक्स्ट्रिन या किसी भी तरह के इंडस्ट्रियल एडिटिव से को बहुत लिमिट कर दीजिए अपनी डाइट में, और अल्ट्रा प्रोसेस्ड या प्रोसेस्ड फूड को अपनी डाइट से कम कर दीजिए, और नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उन पर ज़्यादा निर्भर कीजिए। पैकेट फाड़कर अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। और फूड का जो रिलेशन, जैसे हमने पूरी वीडियो में बताया कि फूड को हेट मत कीजिए, उसको ये मत मानिए कि वो ख़तरनाक है। पानी भी आप ज़्यादा पिएंगे एक लिमिट से ज़्यादा तो वो भी खतरनाक है, पानी भी जहर है। जो भी आप खाते हैं, घर का खाना भी एक लिमिट से ज़्यादा खाएंगे तो वो भी जहर है। तो इस तरह के स्केयरफ्लुएंसर्स की बातों पर मत जाइए और अपना दिमाग लगाइए। एक लिमिट से ज़्यादा चीज़ों को खाएंगे तो हर चीज़ जहर हो सकती है, और बहुत चीज़ें नॉर्मल लेवल में खाएंगे तो जहर नहीं है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने स्केयरफ्लुएंसर्स की बात ज़्यादा की है, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो आपको डराने की कोशिश करते हैं, फियर मॉन्गरिंग करते हैं, आपको हर चीज़ से ऐसे डरा देते हैं ताकि उनके व्यूज़ बढ़ जाएं। खाने को खाने की तरह खाइए, खाने से मत डरिए। ऐसे वीडियो हम जनरली बनाते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों तक जो खाने को लेकर डरने लगे हैं हर चीज़ से। मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी लॉजिकल। क्या आपको पता है ये साइलेंट किलर कौन है?